नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में लाजवाब 30 प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि टारगेट हमारा सीडीपी में 30 ऑफ 30 है। और इसके पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहेंगे। 30 में से आप लोगों के स्कोर क्या रहेगा, फीडबैक क्या रहेगा, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं। देखिए, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो वह दोस्तों सृजनात्मकता के समान अर्थ में गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रहता है, या ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर, जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक होता है वह हमारा कौन सा होता है? शीघ्र सीखता है। अगर अच्छे तरीके से अभिप्रेरणा लेकर प्रभावशाली हमारा रहेगा तो बच्चा क्या है? शीघ्र सीखता है, यानी जल्दी सीखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछले बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, या प्रखर बुद्धि बालकों के लिए दी जानी चाहिए। देखिए, जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है ना, किस प्रकार के बालकों को दी जाती है? जो मंदबुद्धि बालकों होते हैं उनको हस्तशिल्प, यानी जो हाथ से कलाएँ होती हैं, सीखने की कुछ होती है, इन चीज़ों की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या एक दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से यह संभावित प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, या सजा देकर। देखिए, समझना है बच्चों को समझाना कि अगर ये करेंगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा। तो क्या करना है? समझाना, मतलब बच्चों को उदाहरण, एग्जाम्पल्स देकर छात्रों को जो है चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है, उदाहरण देकर दूसरों को कि ये जो चोरी करते हैं ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सभी कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं टीटी फैमिली पर। यह आपका अपना टीटी फैमिली है। प्रिपरेशन को, तैयारी को मजबूत करना है तो हर एक क्लास प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप शिक्षक बन चुके हैं। अपने मन में सोचिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये सोचिए और फिर हमें बताइए कि जब आपकी कक्षा में प्रतिभावान बालक हैं, उनको पहचानना है, उनके लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो आपके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? क्या आपके थांडाइक मनोवैज्ञानिक का है, जीन पियाजे जी का है, स्किनर का है, या मेकाले का है? सभी कमेंट करके बताइए। देखिए, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए जिसका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है, जब भी विकास के अध्ययन की बात की जाएगी तो आपके जीन पियाजे जी का नाम अवश्य आएगा। जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जीन पियाजे जी की बात करते हैं, विकास के अध्ययन की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को,
1 नवंबर 2009 को या 1 नवंबर 2010 को लागू किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो RT एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो बना है 2009, उसके अकॉर्डिंग जो है कब बना है तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को जो है देश में लागू हुआ है, ये ध्यान देना। ठीक है, 2009 है लेकिन लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। नेशनल कन्फर्म फ्रेमवर्क जो 2005 है, इसमें कला शिक्षा को जो है विद्यालय में जोड़ा गया है। इस जोड़ने का उद्देश्य क्या होगा, इसका जोड़ने का उद्देश्य आपको बताना है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, तो प्रशंसा वो भी विरासत शब्द अपने आप में पेडागोजी में नेगेटिव शब्द हो जाता है। किसी एक की महानता बता दिया जाए। ठीक है, छात्रों को व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, कि जी हाँ, ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का केवल यही उद्देश्य है कि छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके। अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन का स्थायित्व हो जाता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहा जाते हैं या विश्वसनीयता कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। आपका एक एक कमेंट आपकी तैयारी को बेटर करता है, आपकी तैयारी को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या होगी? जीन पियाजे जी के चारों अवस्थाएं दी गई हैं। चारों अवस्थाओं में एक हमें समझना है, प्रश्न को समझ लीजिए, उत्तर आपका ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमूर्त सोच की अपेक्षा मूर्त अनुभवों द्वारा प्रत्ययों से होती है। बालकों की सोच किसके साथ होती है? अमूर्तता की न होके मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था है, जिसे हम 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था का नाम देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करके बताना। देखिए ऐसे अनुसंधान की बात की जा रही जो सामाजिक समस्या से संबंधित हो और विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित भी करता हो, तो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि संचालन की बात हो रही है, क्रियाकलाप के सुधार की बात हो रही है, तो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं किस प्रकार से? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से? सभी बताइएगा। अपने नॉलेज की तैयारी को यहाँ पे परखिए, अपने नॉलेज की तैयारी को बताइए, आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपके माइंड की मेमोरी पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अभी से तैयारी करते जाएंगे तो आपकी माइंड की मेमोरी का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो उपलब्ध परीक्षण दिया जाता है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से? ध्यान रखिएगा एग्जाम में 3 प्रकार, जी हाँ 3 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये हमारा मस्तिष्क और आत्मा होगा, अधिगम और शिक्षा होगा, प्रशिक्षण और अधिगम होगा, या शक्ति और गति हो जाएगी। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। प्रश्न को समझ लीजिएगा, आधा उत्तर वहीं आपका क्लियर हो जाता है। देखिए गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है और पैरों के उचित उपयोग किससे है? शक्ति और गति से। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न और ऑप्शन पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, 2 से लेके 5 स्टेटमेंट आपके जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है 150 क्वेश्चंस में। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसकी हो जाएगी? मुर्रे, एडलर,
क्रोयम क्रो, ये जेबी वाटसन। देखिए जब भी 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी यानी 2 बार शताब्दी दिया गया है तो 2 बार क्रो और क्रो दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को समझ लेना है, लॉजिक समझ लेना है, एग्जाम में काम आने वाला है। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। देखिए जहाँ पे मिथ्या शब्द आ जाए ना तो समझ लीजिए किसकी बात की जा रही, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बोला जाता है क्योंकि पूर्व परिपक्वता कहाँ आती है, किशोरावस्था में आती है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है कितने कोषों से होता है, 2 कोष, 1 कोष या कई कोष या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जीवन यानी हमारा जीवन जो है, जीवन का आरंभ कितने कोषों से घटित होता है, तो 2 कोषों से होता है या 1 कोष से होता है। तो केवल 1 कोष से ही होता है, ये ध्यान रखना एग्जाम में। कभी कभी एग्जाम में आप लोग 2 कोष करके चले आते हैं और बाद में पता चलता है हमने तो उसको भी नंबर गिन लिया था, बाद में पता चला वो गलत निकला। तो गलत आपको नहीं करना है, इस बार सीटेट एग्जाम 101% फतेह करना है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं हो सकती, तो ये जानना जरूरी है कि शैशवावस्था की विशेषता क्या होगी। देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 ऐसी अवस्थाएं बिल्कुल निचोड़ लेकर वीडियो जल्द आएगा। इन तीनों टॉपिक से लेके पूरा निचोड़ लेकर आएंगे क्योंकि ये तीनों टॉपिक पेडागोजी सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। तो शैशवावस्था की देखिए विशेषता की बात करेंगे, शरीरी विकास इसमें तीव्रता से होती है, लेकिन बच्चे जो बालक होते हैं वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, और मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। लेकिन नैतिकता का होना, बच्चा सोच समझदारी इस पर नहीं आ जाती कि बच्चा में नैतिकता आ जाए। ठीक है, तो नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों आपकी शैशवावस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है चिंतन दोस्तों क्या होता है। प्रतीकों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, आपके प्रात्यक्षिक प्रक्रिया होती है या संप्रत्यय अधिगम होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ, तो चिंतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चिंतन जो होता है वह आपका संप्रत्यय अधिगम होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। अब प्रश्न को समझ लीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रश्न को अभी से समझते जाएंगे एग्जाम में यही चीज़ें काम आती, और यही हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग जिस श्रेणी के प्रयोज्यों में किया जाता है वह श्रेणी हमारी कहलाती है प्रौढ़। क्या हो जाएगा, प्रौढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। जी हाँ, समस्या के जो है बिल्कुल अचानक समाधान की वकालत कर दें, उस सिद्धांत का नाम बताना है। क्या वह संक्रियात्मक अधिगम सिद्धांत है, क्या वह सूच का सिद्धांत है, क्या वह प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत है, क्या वह अनुबंधन का सिद्धांत है। 4 बेहतरीन लाजवाब सिद्धांत दिए गए। देखिए कोई भी समस्या का अगर अचानक समाधान की वकालत कर दे वह सिद्धांत आपका सूझ का सिद्धांत ही हो सकता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास, किस प्रकार से कथन हो जाएगा। देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह हमारा एक मानसिक विकास का कथन हो जाएगा। किस प्रकार से कथन होगा, मानसिक विकास हो जाएगा, क्योंकि संवेदना और ज्ञान से संबंधित आपका मानसिक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों इनमें से कौन से सीखने के लिए सही स्तर दिए गए हैं। तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान, तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सीखने के लिए कि पहला तथ्य होता है, इसके बाद सूचना होती है, इसके बाद ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसके बाद प्रज्ञान और बोध होता है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी कर रहे हैं। इसी तरह फीडबैक करते रहना है, तैयारी को बेटर करना है और इस बार टीटी एग्ज़ाम को फतेह करना है। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका लेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित या कभी कभी कहा जाता है। देखिए परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जाता है। क्या यह सही है
ये गलत है, ये आपको कमेंट करके बताना। देखिए, व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया परिपक्वता इत्यादि से, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है? 13, 16, 15 या 14? सभी लोग बताइए। देखिए, कैटल द्वारा जो विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण हैं, इनकी जो संख्या मानी गई है वह कितनी मानी गई? 16 मानी गई। कितनी हो जाएगी? 16 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह परीक्षण कौन सा है? स्याही धब्बा, वाक्य पूर्ति, विषय आत्मबोधन या मूल्यांकन मापनी हो जाएगा। दोस्तों, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास तो रच दिया है, और यह क्या होगा? विषय आत्मबोध परीक्षण कहला जाएगा। सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं, या अमूर्त कहते हैं, या संज्ञानात्मक योग्यता कहते हैं, या सामाजिक बुद्धि कहते हैं। सभी लोग बताइए। तो जो व्यवहारिक बुद्धि होती है हमारी मूर्त बुद्धि कहलाती है। क्या होगा? मूर्त बुद्धि राइट आंसर। मूर्त अमूर्त दोनों समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की कितनी संख्या है? 90, 110, 135 या 120? इसमें से आपका जो एक होता है सामग्री, एक होता है संक्रिया और एक होता है उत्पाद। तो यहाँ पे सामग्री 4 होता है, संक्रिया 5 हो जाती है और उत्पाद 6 हो जाते हैं। तो 6 पंचे 30 चौको 120। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हो जाएगा। तो सामाजिक, संक्रिया और उत्पाद, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगला, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन? तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रेरक कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचलनशीलता में, प्रतिमान में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत भेद हम किस में पाते हैं? व्यक्तिगत भेद हम विचलनशीलता और प्रतिमान इन दोनों में पाते हैं, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इस सीडीपी का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, अपने प्रेरकों को, अपने उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को किया जा सके। सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि किसको संतुष्ट किया जा सके? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया और 5 × 30 करते हैं तो अभी तक हमने टोटल सीडीपी के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो चाहिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। सभी क्लास को अटेंड कीजिए, सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और फ्री ऑफ नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि बेहतर तैयारी के साथ आप लोग बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ इस बार टीटी एग्ज़ाम को फतेह कर सके। और मुझे खुशी होगी जब आप लोग टीटी एग्ज़ाम को फतेह करके मुझे कमेंट करके बताएंगे सर आई एम क्वालिफाइड, और अपना स्कोर बताएंगे, तब और मज़ा आएगा दोस्तों। इसी तरह तैयारी में लगे रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।